गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के पास उतने संसाधन नहीं होते हैं। वे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं और अपनी बाह में सरकारी सुइयों को लगने देते हैं तथा रक्तदान चलने देते हैं। आज मैं ज्यादा टैक्स चुकाने वाले या कम छूट लेने वाले लोगों की संख्या देखकर लगातार सदमे में रहता हूँ, जिसका कारण यह है कि वे सरकार से डरते हैं। मेरे कुछ मित्र हैं जिनका कारोबार किसी सरकारी गलती की वजह से बंद और तबाह हो गया। मुझे इस बात का एहसास है, लेकिन इस डर से बचने के लिए अगर आप जनवरी से मई तक काम करने की कीमत चुकाते हैं तो मेरे हिसाब से यह काफी ज्यादा कीमत है। मेरे गरीब डैडी ने कभी पलटकर लड़ाई नहीं की, मेरे अमीर डैडी ने भी नहीं की। उन्होंने तो बस खेल को ज्यादा चतुराई से खेला और उन्होंने यह कॉरपोरेशंस के जरिए किया, जो अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य है। आपको वह पहला सबक याद होगा जो मैंने अपने अमीर डैडी से सीखा था। उस वक्त मैं 9 साल का था और उनके बुलावे का इंतजार कर रहा था। मैं उनके ऑफिस में बैठा रहा और उनके बुलाने का इंतजार करता रहा। वे जानबूझकर मुझे नजरअंदाज कर रहे थे। वे चाहते थे कि मैं उनकी शक्ति पहचान लूं। वे चाहते थे कि मेरे मन में भी किसी दिन उतना ही शक्तिशाली बनने की इच्छा जागे जितने वर्ष मैंने उनसे सीखा और अध्ययन किया। वे मुझे हमेशा याद दिलाते रहे कि ज्ञान ही शक्ति है। पैसे के साथ जो भारी शक्ति आती है उसे बनाए रखने और कई गुना करने के लिए सही ज्ञान की जरूरत है। इस ज्ञान के बिना संसार आपको इधर से उधर धक्के मारते रहता है। अमीर डैडी माइक और मुझे लगातार याद दिलाते थे कि सबसे ज्यादा डरावना आदमी बॉस या सुपरवाइजर नहीं बल्कि टैक्स विभाग होता है। यदि आप प्रतिरोध नहीं करेंगे तो टैक्स विभाग आपसे हमेशा ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूल करेगा। पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे से अपने लिए काम कराने का पहला सबक शक्ति के बारे में है। अगर आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आप शक्ति अपनी नियोक्ता के हवाले कर देते हैं। अगर पैसा आपके लिए काम करता है तो आप शक्ति अपने पास रखते हैं और उसे नियंत्रित करते हैं। एक बार जब हमें ज्ञान मिल गया कि पैसे के लिए हमारे लिए काम करने में कितनी शक्ति है, तो इसके बाद वे चाहते थे कि हम वित्तीय दृष्टि से चतुर बने और किसी चीज या व्यक्ति को खुद को धक्के मारने की अनुमति ना दें। अगर आप अज्ञानी हैं तो आपको आसानी से डराया जा सकता है। अगर आपको ज्ञान है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं तो आपके पास लड़ने का अवसर है। इसीलिए वे चतुर टैक्स अकाउंटेंट्स और वकीलों को इतने पैसे देते थे। सरकार को टैक्स देने के बजाय इन लोगों को पैसे देना सस्ता पड़ता था। उनका मुझे सिखाया सबसे अच्छा सबक यह था, चतुर बनो ताकि कोई तुम्हें इधर उधर धक्के न मार सके। वे कानून जानते थे क्योंकि वे कानून का पालन करने वाले नागरिक थे और इसलिए भी क्योंकि कानून की जानकारी न होना महंगा साबित हो सकता था। अगर आप जानते हैं कि आप सही हैं, तो आप पलटकर लड़ने से नहीं घबराते हैं, भले ही आप रॉबिन हुड और उसके मेरी मैन गिरोह से लड़ रहे हों। मेरे उच्च शिक्षित डैडी मुझे हमेशा प्रोत्साहित करते थे कि मैं किसी बड़ी कॉरपोरेशन में कोई अच्छी नौकरी खोजूं। वे कंपनी की सीढ़ी पर चढ़ने के लाभ गिनाते थे। वे ये नहीं समझते थे कि कंपनी के कर्मचारी की तनख्वाह पर पूरी तरह निर्भर रहकर मैं एक आज्ञाकारी गाय बन जाऊंगा जिसका जो चाहे दूध निकाल सकता है। जब मैंने अमीर डैडी को अपनी डैडी की सलाह बताई तो वे बस हंस दिए। उन्होंने इतना ही कहा, क्यों न सीढ़ी के मालिक बन जाओ। बचपन में मुझे यह समझ में नहीं आया था कि खुद के कारपोरेशन का मालिक बनने के अमीर डैडी का क्या मतलब है। यह एक ऐसा विचार था जो असंभव और भयावह लग रहा था। हालांकि मैं इस विचार से रोमांचित था, लेकिन मेरी अनुभवहीनता मुझे यह कल्पना नहीं करने दे रही थी कि किसी दिन वयस्क लोग मेरी बनाई हुई कंपनी में काम करेंगे। मुद्दे की बात यह है कि अगर मेरे अमीर डैडी नहीं होते तो मैं शायद अपने शिक्षित डैडी की सलाह पर ही चलता। अमीर डैडी के बार बार याद दिलाने के कारण ही मेरे अपनी कॉरपोरेशन का विचार जीवित रहा और मुझे एक अलग राह पर चलाता रहा। 15-16 साल की उम्र में ही मैंने जान लिया था कि मैं उस रास्ते पर नहीं जाऊंगा जिसकी सलाह मेरे शिक्षित डैडी देते थे। मैं नहीं जानता था कि मैं यह कैसे करूंगा, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं उस दिशा में आगे नहीं बढ़ूंगा जिसमें मेरे अधिकतर सहपाठी जा रहे थे। इस फैसले ने मेरी जिंदगी बदल दी। जब मेरी उम्र 25 के आसपास हुई तब मुझे अमीर डैडी की सलाह में ज्यादा समझदारी नजर आने लगी। उस वक्त मैं मरीन कॉर्प से बाहर निकलकर जेरोक्स में काम कर रहा था। मुझे बहुत पैसे मिल रहे थे, लेकिन जब भी मैं अपने वेतन को देखता था मुझे हमेशा निराशा होती थी। कटौतियाँ बहुत ज्यादा होती थी और मैं जितनी ज्यादा मेहनत करता था वे उतनी ही बढ़ती जाती थी। जब मैं ज्यादा सफल हुआ तो मेरे बॉस मेरे प्रमोशन और तनख्वाह बढ़ाने की बात करने लगी। यह सुनकर अच्छा लगा, लेकिन मैं अपने कानों में अमीर डैडी की यह आवाज भी सुन सकता था, तुम किसके लिए काम कर रहे हो?
तुम किसे अमीर बना रहे हो? 1974 में जब मैं जेरोक्स का कर्मचारी था, तभी मैंने अपना पहला कारपोरेशन बनाया और अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। मेरी संपत्ति वाले कॉलम में पहले से ही कुछ संपत्तियां थी, लेकिन अब मैंने संकल्प ले लिया था कि इस कॉलम को ज्यादा बड़ा बनाने पर ध्यान केंद्रित करूंगा। कटौतियों वाली तनख्वाह को देख देख कर मुझे अमीर डैडी की बरसों तक की दी गई सलाह में ज्यादा समझदारी दिखने लगी। अब मैं देख सकता था कि अगर मैं शिक्षित डैडी की सलाह पर चला तो मेरा भविष्य क्या और कैसा होगा। कई नियोक्ता महसूस करते हैं कि अगर उनके कर्मचारी उनके खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करें तो यह उनके कारोबार के लिए बुरा होगा, लेकिन मेरे मामले में इसका उल्टा हुआ। अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करने और संपत्तियां बनाने पर ध्यान एकाग्र करने से मैं बेहतर कर्मचारी बन गया, क्योंकि अब मेरे पास एक लक्ष्य था। मैं सुबह जल्दी आता था और मेहनत से काम करता था, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाता था ताकि मैं उसे रियल एस्टेट में निवेश कर सकूं। हवाई में उस वक्त भाव तेजी से बढ़ रहे थे और भारी दौलत कमाने की संभावनाएं मौजूद थी। मुझे जितना ज्यादा एहसास हुआ कि हम भारी आर्थिक तरक्की की शुरुआती अवस्था में हैं, मैंने उतनी ही ज्यादा जेरोक्स मशीनें बेची। मैंने जितनी ज्यादा मशीनें बेची, मैंने उतने ही अधिक पैसे कमाए और जाहिर है मेरे वेतन से उतनी ही ज्यादा कटौतियां हुई। यह प्रेरक था। कर्मचारी होने के जाल से बाहर निकलने के लिए मैं इतनी बुरी तरह बेताब था कि मैंने और ज्यादा मेहनत की ताकि मैं अधिक निवेश कर सकूं। 1978 तक मैं लगातार कंपनी के 5 शीर्षस्थ सेल्स पीपुल में से एक बन गया था। मैं चूहा दौड़ से बाहर निकलने के लिए बुरी तरह बेताब था। 3 साल से भी कम समय में हाल यह हो गया कि मुझे जेरोक्स में जितनी कमाई हो रही थी उससे ज्यादा अपने रियल एस्टेट होल्डिंग कॉर्पोरेशन से हो रही थी। मेरे कॉर्पोरेशन में अपनी संपत्ति वाले कॉलम में जो पैसा बन रहा था वह मेरे लिए काम कर रहा था। उसके लिए मुझे दरवाजे खटखटाकर फोटोकॉपियर बेचने की जरूरत नहीं थी। अमीर डैडी की सलाह में मुझे ज्यादा समझदारी दिखने लगी। जल्दी ही मेरी जायदादों से मिलने वाला कैश फ्लो इतना ज्यादा हो गया कि मेरी कंपनी में मेरे लिए पहली पोर्श कार खरीदी। जेरोक्स के बाकी सेल्स पीपुल को लगा कि मैं अपने कमीशन खर्च कर रहा हूँ, मगर मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। मैं तो अपने कमीशनों का निवेश संपत्ति वाले कॉलम में कर रहा था। मेरा पैसा और ज्यादा पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। मेरी संपत्ति वाले कॉलम का हर डॉलर एक बढ़िया कर्मचारी था, ज्यादा कर्मचारी बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था और उसने अपने बॉस को एक नई पोर्श कार खरीद कर दे दी, वह भी टैक्स चुकाने के पहले के डॉलरों से। मैं जेरोक्स के लिए ज्यादा कड़ी मेहनत करने लगा। योजना काम कर रही थी और मेरी पोर्श कार इसका सबूत थी। अपने अमीर डैडी से मैंने जो सबक सीखे उनका इस्तेमाल करके मैं कम उम्र में ही चूहा दौड़ से बाहर निकलने में सफल हुआ। यह उस बेहतरीन वित्तीय के कारण ही संभव हुआ जो मैंने अमीर डैडी के सबकों से हासिल किया था। इस वित्तीय ज्ञान के बिना, जिसे मैं वित्तीय बुद्धि या वित्तीय IQ कहता हूँ, वित्तीय स्वतंत्रता की मेरी राह ज्यादा मुश्किल होती। अब मैं दूसरों को इस उम्मीद में सिखाता हूँ कि वे मेरे ज्ञान से लाभ उठा सके। मैं लोगों को याद दिलाता हूँ कि वित्तीय IQ में विशेषता के 4 व्यापक क्षेत्रों का ज्ञान शामिल है। पहला, अकाउंटिंग वित्तीय साक्षरता या अंक पढ़ने की योग्यता है। यदि आप एक साम्राज्य खड़ा करना चाहते हैं तो यह एक अनिवार्य योग्यता है। आप जितने अधिक पैसे के लिए जिम्मेदार होंगे उतने ही ज्यादा सूक्ष्म ज्ञान की जरूरत होगी, वरना आपका साम्राज्य ताश के पत्तों के महल की तरह ढह जाएगा। यह विवरण बाएं मस्तिष्क वाला हिस्सा है। वित्तीय साक्षरता का मतलब यह है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने और समझने की योग्यता, जिसकी बदौलत आप किसी कारोबार की शक्तियों और कमजोरियों को पहचान सकते हैं। दूसरा, निवेश पैसे से पैसे बनाने का विज्ञान है। इसमें वे रणनीतियाँ और फार्मूले शामिल होते हैं जो रचनात्मक दाएं मस्तिष्क वाले हिस्से का उपयोग करते हैं। तीसरा, बाजारों को समझना मांग और पूर्ति का विज्ञान है। किसी निवेश के बुनियादी या आर्थिक पहलुओं के अलावा आपको बाजार के तकनीकी पहलुओं को जानने की जरूरत है जो भावनाओं से संचालित होते हैं। बाजार की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए निवेश में समझदारी नजर आती है या नहीं। चौथा, कानून। अकाउंटिंग निवेश और बाजार की तकनीकी योग्यताओं के समर्थन से कॉर्पोरेशन विस्फोटक विकास कर सकता है। जो व्यक्ति किसी कॉर्पोरेशन द्वारा प्रदत्त टैक्स लाभों और सुरक्षाओं को समझता है वह किसी कर्मचारी या छोटे व्यवसाय मालिक से ज्यादा तेजी से अमीर बन सकता है। इसमें उतना ही अंतर होता है जितना कि किसी चलने वाले और उड़ने वाले के बीच होता है। दीर्घकालीन दौलत के संदर्भ में यह बहुत भारी अंतर होता है। 5वां, टैक्स लाभ।
कारपोरेशन कई ऐसी चीजें कर सकता है जो एक कर्मचारी नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर यह टैक्स चुकाने से पहले खर्च कर सकता है। यह विशेषज्ञता का यह एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत रोमांचक है। कर्मचारी कमाते ही टैक्स चुकाते हैं और बचे हुए पैसों से अपना खर्च चलाते हैं। कारपोरेशन कमाता है, जितने पैसे खर्च कर सकता है खर्च करता है, और अगर कुछ बचता है तो उस पर टैक्स चुकाता है। यह टैक्स कानून के सबसे बड़े छिद्रों में से एक है और अमीर लोग इसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं। कारपोरेशन बनाना आसान है और इसमें ज्यादा पैसा भी नहीं लगता है, बशर्ते आपके निवेश अच्छा कैश फ्लो दे रहे हो। मिसाल के तौर पर अपने कारपोरेशन मालिक होने पर आप वेकेशंस मनाने के लिए हवाई जाते हैं और वहीं बोर्ड मीटिंग रख लेते हैं। इस तरह कार का भुगतान, बीमा, मरम्मत और हेल्थ क्लब सदस्यताएं कंपनी के खर्च में डाल दिए जाते हैं। रेस्तरां में लिए गए ज्यादातर लंच या डिनर भी आंशिक खर्च ही होते हैं, लेकिन यह सारा खर्च टैक्स चुकाने से पहले कानूनी रूप से किया जाता है। छठा, मुकदमों से सुरक्षा। हम मुकदमेबाजी को पसंद करने वाले समाज में रहते हैं। अगर कोई आपके मेहनत से ज्यादा फायदा उठाना चाहता है, अमीर लोग मुकदमों से बचने और अपनी संपत्तियों की रक्षा करने के लिए अपनी अधिकतर दौलत कारपोरेशंस और ट्रस्ट का उपयोग करके छिपा देते हैं। जब भी कोई किसी अमीर आदमी पर दावा ठोकता है तो उसे पता चलता है कि वह कानूनी कवच पहने हैं और दरअसल किसी भी चीज का मालिक नहीं है। अमीर लोग हर चीज पर नियंत्रण रखते हैं, परंतु किसी चीज के मालिक नहीं होते। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग हर चीज के मालिक बनने की कोशिश करते हैं, इसलिए जब उन पर दावा ठोका जाता है तो वे सरकार या अमीरों पर दावा ठोकने के शौकीन साथी नागरिकों के हाथों अपनी संपत्ति गंवा बैठते हैं। उन्होंने यह रॉबिन हुड की कहानी से सीखा था, अमीरों से छीन लो और गरीबों में बांट दो। कॉर्पोरेशन खड़ा करने का पूरा तरीका बताना इस पुस्तक का उद्देश्य नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आप किसी प्रकार की वैध संपत्तियों के मालिक हो तो जल्दी से जल्दी किसी कारपोरेशन द्वारा प्रदत्त लाभों और सुरक्षा के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करें। इस विषय पर कई पुस्तकें लिखी गई हैं जो विस्तार से इसके फायदे बताएंगी और कारपोरेशन गठित करने के लिए आवश्यक पायदानों की जानकारी भी देगी। गैरेट सदन की पुस्तकें व्यक्तिगत कारपोरेशन की शक्ति का बखूबी वर्णन करती है। वित्तीय IQ दरअसल कई योग्यताओं और गुणों का मेल होता है। मैं कहूँगा कि यह ऊपर बताई गई 4 तकनीकी योग्यताओं का मिश्रण ही है जिनसे बुनियादी वित्तीय बुद्धि बनती है। यदि आप भारी दौलत की चाह रखते हैं तो इन योग्यताओं के समन्वय से आपकी वित्तीय बुद्धि बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। संक्षेप में, कारपोरेशंस वाले बिजनेस के मालिक पहला कमाते हैं, दूसरा खर्च करते हैं और तीसरा टैक्स चुकाते हैं। कारपोरेशंस के लिए काम करने वाले कर्मचारी पहला कमाते हैं, दूसरा टैक्स चुकाते हैं और तीसरा खर्च करते हैं। मेरी सलाह है कि आप अपनी संपत्तियों और कारोबारों के चारों तरफ कारपोरेशंस के सुरक्षा कवच के बारे में सीखें। इसे अपनी सकल वित्तीय रणनीति का हिस्सा बना लें।